Hey everyone, I'm Santosh Panu and you are learning English with me. So without any further delay, let's get started. जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है बच्चों कि ये जो सीरीज हम लेके आए हैं ये हमारी PYQ की रहेगी, जिसमें हम क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूँ तो आपने ड्राइविंग के सारे रूल्स याद कर लिए हैं, अब टाइम आ गया है कि आप गाड़ी चलाएं, ठीक है ना। तो ये हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इसमें हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि ऐसी बात आपने ग्रामर में कहाँ पढ़ी है और कैसे ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो कोई भी बच्चा जब एग्जामिनेशन में बैठता है तो प्रीवियस ईयर तो उसे करना ही चाहिए, तो इसलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं ग्रामर का हर कॉन्सेप्ट इसमें से बाहर निकालूंगी, आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये यूज हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन 2024 एंड 25 के रहेंगे। कोई आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2 इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए बेटा, इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड इट विल बी मच क्विकर। अगर हम इस सेंटेंस को देखें, यहाँ तक पढ़ना शुरू करें तो ध्यान से देखो, इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क। कोई व्यक्ति है वो अपने ऑफिस जाता है और उसको यहाँ पर जाने में, यहाँ पर अपने ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता है, 1 आवर लगता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही रोड बनेगा, रोड पे कोई काम चल रहा है, अगर ये रोड फिनिश हो जाता है तो उसके लिए जाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इससे क्या बात समझ में आई कि रोड का काम अभी चल रहा है, काम पूरा होगा फ्यूचर में, और हम ये जो पॉसिबिलिटी है जल्दी पहुंचने की, ये हाथ में कब होगा, हमारे फ्यूचर टेंस में। तो एरर जो थी बेटा वो इस पार्ट में है, इट विल बी। आपको यहाँ पर फ्यूचर का रेफरेंस देना होगा, विल बी। आपने सेंटेंस को पढ़ा, सेंटेंस से बाहर नहीं निकलना बेटा, सेंटेंस में ही आपको जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है। साफ साफ कहा जा रहा है कि 1 घंटा अब लगता है लेकिन नया रोड बन के तैयार होता है तो मेरे लिए वो जल्दी हो जाएगा। अगर मैं इस पार्ट को देखूं, मच क्विकर, ये भी एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, कि जब हम वेरी और मच को पढ़ते हैं, वेरी और मच को पढ़ते हैं, तो वेरी का जो यूज होता है वो पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है, ठीक है। ये मैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट में पढ़ाती हूँ। मच का यूज हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है ना। तो क्विकर, क्विक शब्द की डिग्री हमारी क्या है, क्विकर। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है कि मच क्विकर, क्विकर कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मच। तो अब यहाँ पर एरर जो है वो आपको कौन से पार्ट पे बतानी है बेटा, इस पार्ट पे। ठीक कैसे करोगे, इट विल बी, इट विल बी मच क्विकर एंड दिस इज योर एरर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस नो वर्क वाज लेफ्ट एज माय फ्रेंड राहुल हैज डन एवरीथिंग। अगर मैं यहाँ पर देखूं बच्चों, व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस, अगर मैं अब मान लीजिए अब घड़ी में फॉर एग्जाम्पल इवनिंग के 7 बजे कोई व्यक्ति अपने घर पहुंचता है, ठीक है, और वो बता रहा है कि भाई जब मैं ऑफिस पहुंचा, मान लीजिए वो व्यक्ति ऑफिस पहुंचा 5 बजे इवनिंग में, ठीक है जी, 7 बजे वो बंदा घर पहुंचा है, तो मैं इसको कौन सा टेंस बोलूं, प्रेजेंट, प्रेजेंट बात है। वो ऑफिस में कब पहुंचा था, पास्ट, तो दैट इज 5 o'clock। और अगर मैं कहूं कि उसके लिए कोई भी काम नहीं बचा था जब वो ऑफिस आया, क्यों, क्योंकि उसके दोस्त ने काम पहले ही पूरा कर दिया था। अब आप मुझे बताओ काम पूरा कब हुआ, राइट। ये व्यक्ति कब पहुंच गया है ऑफिस, 5 बजे, तो काम करने की जो एक्शन है वो 5 से पहले ही हो गई है। तो हो सकता है उसने काम 4:30 बजे तक पूरा कर दिया हो, 4:45 तक पूरा कर दिया हो, यानी कि 5 से पहले आपको अज्यूम करना पड़ेगा, राइट। अगर 7 o'clock हमारा प्रेजेंट टेंस है तो 5 o'clock बेटा हमारा पास्ट टेंस है, राइट। इसको हम किससे लिखेंगे, V2 से। आपकी हेल्प के लिए देखिए ये लिखा हुआ है रिटर्न, ठीक है जी। और काम पहले ही पूरा कर दिया था तो इस एक्शन को हमें लिखना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कब बनेगा बेटा, हैड प्लस V3, है ना। जो आप बचपन में स्कूलिंग में एक सेंटेंस नहीं करते थे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये वही कॉन्सेप्ट है बच्चों। पास्ट के भी और पीछे पास्ट में जाना, पास्ट के भी और पीछे पास्ट में जाने को हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, जैसे अगर अभी घड़ी में 7 बजे है और अगर मैं पीछे की घटना 5 बजे की बात कर रही हूँ, ये V2 है, लेकिन 4 तो इससे भी पहले बजे होंगे। तो ध्यान से देखो, सीधा पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आने को V2 कहते हैं,
राइट। और पास्ट के और पीछे पास्ट में जाने को हैड प्लस V3 कहते हैं। मेरी टेंसेस की क्लास में ये बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाया गया है, तो वहां से हम हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर एरर कहाँ थी बेटा, देखो ये रहा पार्ट हैज डन। अब अपने यहाँ पर देखो कहाँ पर है ये पार्ट हमारा, दिस इज योर बी। और ठीक क्या करेंगे, हैज को कन्वर्ट करेंगे बच्चों हैड में, एंड इट वाज योर एरर। क्लियर है? आगे बढ़ लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I, you and she have been working happily in the same company and in the same branch for the last 9 years. बेटा अगर मैं इस सेंटेंस को ध्यान से देखूं, राइट, तो ये बात कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, आज आप 2026 में बता रहे हो बेटा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 9 साल से काम चल रहा है, यानी कि 9 इयर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, एंड 10th इज गोइंग ऑन। इतना जो पार्ट है ये हमारा क्या है, परफेक्ट है। ये वाला पार्ट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। दोनों को मर्ज करूंगी तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, टेंस पार्ट अगर हम देखें तो बिल्कुल ठीक पार्ट इसने दे रखा है, फॉर द लास्ट 9 इयर्स। अब अगर हम इस पार्ट को देखें, हमने प्रोनाउन के चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब 3 लोग किसी अच्छे काम को करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो हमेशा सीक्वेंस फॉलो होता है बेटा 2 3 1, है ना। इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम यू को रखेंगे, फिर हम ही को या शी को रखेंगे यानी कि थर्ड पर्सन को रखेंगे, और उसके बाद हम रखेंगे आई को यानी कि फर्स्ट पर्सन को। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट। अब इसमें रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो सामने वाले को क्रेडिट देते हैं, इसलिए पहले नंबर पे हमेशा यू आता है ना। अगर यही 3 व्यक्ति कोई गलत काम करने के लिए इकट्ठा होते, या पहले से कोई गलत काम किया है फिर उसको मान रहे हैं कि हाँ जी हमने ये गलत काम किया है, कॉन्फेस कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी सीक्वेंस हो जाती है बेटा 1 2 3 1 2 3। ये आपको यहाँ से निकालना है। इसका मतलब गलत काम के लिए व्यक्ति खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है, यानी कि आई यू एंड शी, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अब साफ साफ इसमें लिखा है कि भाई खुशी खुशी ये काम कर रहे हैं, इट मीन्स ये पॉजिटिव सेंस है। पॉजिटिव सेंस है तो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए हमारी 2 3 1। तो एरर लाइज इन विच पार्ट, फर्स्ट पार्ट, एंड दिस इज योर एरर। ठीक, कैसे करेंगे बेटा, इसको चेंज करेंगे, यू, इसमें शी लिखा है, यू शी एंड आई, तो दिस इज योर एरर। कितनी बात समझ में आई बेटा। और इसको रटने की जरूरत नहीं है, अच्छे काम का क्रेडिट हमेशा हमें सामने वाले को देना चाहिए, और गलत काम का, जो भी कुछ गलत काम हमसे हो जाता है तो हमें कहना चाहिए कि ये मेरी वजह से हुआ है, राइट। मतलब हमें अपने आप को अकाउंटेबल मानना चाहिए उस काम के लिए। सो दिस इज योर बेसिक सेंस, राइट। आगे बढ़ लेंगे। Mr. Abhilash and his family have received no information about the incident. अगर इस सेंटेंस को देखें बेटा तो साफ साफ यहाँ पर आपको एरर दिख रही है, दैट इज informations, राइट। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले हम नाउन के चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा, माँ का प्यार हमेशा अनकाउंटेबल होता है ना। आपका एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वो जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसके साथ आप न्यूमरल नहीं लगा सकते हो, राइट। काउंटेबल कौन से होते हैं, जिनको गिना जा सकता है, जिसके आगे संख्या जोड़ी जा सकती है 1 2 3 4 लाइक दैट, ठीक है। अब हमारी एक ट्रिक है बेटा, 5 हमारे नाउन के टाइप पढ़ते हो आप, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, है ना। इसमें से हमने क्या करना है, M स्टैंड्स फॉर मटेरियल, A स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को जोड़ दूं तो एक टर्म तैयार हुई माँ, और माँ का प्यार हमेशा अनकाउंटेबल होता है। कोई भी शब्द मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट से बिलोंग करेगा वो हमेशा ही अनकाउंटेबल होगा, और किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप एस या ईएस नहीं लगा सकते हो, और इसके साथ वर्ब हमेशा यूज होती है सिंगुलर। वर्ब हमेशा कैसे यूज होगी, सिंगुलर, ठीक है। कॉमन नाउन यानी कि कॉमन लोगों से, हमारी जिंदगी में कॉमन लोग कौन है बेटा, कॉमन लोग कौन है, हमारे नेबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, राइट। तो जो भी कॉमन लोग होते हैं उनसे जो प्यार हमें मिलता है दैट इज काउंटेबल। नपा तुला प्यार वो हमसे करते हैं, और काउंटेबल अगर होगा वी कैन यूज एस और ईएस। वर्ब कैसे यूज हो सकती है बेटा, इट मे बी सिंगुलर और इट मे बी प्लूरल, है ना। जैसे मैंने बोला
कार, कार इज अ कॉमन नाउन। सो अगर मैं बात करूं विच कार, कौन सी कार, तो ये कॉमन नाउन से बिलोंग कर रही है। तो बेटा कार एक भी हो सकती है, कार ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट से जुड़ने वाले जितने भी शब्द आएंगे बेटा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, क्योंकि वेरियस एग्जाम में आप देखोगे इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपको ये ट्रिक याद करनी है कि माँ का प्यार हमेशा अनकाउंटेबल होता है। इनफॉर्म एक शब्द है बेटा, इनफॉर्म, है ना। इनफॉर्म एक वर्ब है। जब हमने इसका नाउन बनाया तो ये बन जाता है हमारा इंफॉर्मेशन। क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। क्या आप इंफॉर्मेशन को टच कर सकते हो? राइट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान क्या होती है बेटा? जो मार्केट में नहीं मिलता, जो चीज मार्केट में नहीं मिलती वो हमारी क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट होती है। ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है जो मैं बच्चों से डील करती हूँ कि बेटा क्या आप मार्केट में जाके हैप्पीनेस खरीद सकते हो? क्या आप नफरत खरीद सकते हो? क्या आप ईमानदारी खरीद सकते हो? नहीं ना। कितना ही पैसा हो आप ये चीज खरीद नहीं सकते हो। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये हमारी फीलिंग हो सकती है, ये हमारी एक्शन हो सकती है। ठीक है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ बेटा, आप ये बोर्ड भी टच कर सकते हो, मुझे भी टच कर सकते हो, लेकिन आप मेरी टीचिंग को टच नहीं कर सकते बिकॉज इट्स एन एक्शन। क्यू फॉर क्वालिटी, आप क्वालिटी को टच नहीं कर सकते हो। एंड एस फॉर स्टेट ऑफ माइंड। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट बेटा, स्टेट ऑफ माइंड। आप एक क्वेश्चन में अगर एक कॉन्सेप्ट सीखते हो ना, उसका बेनिफिट ये होता है कि आगे उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपका दिमाग रेडी हो गया है। राइट, आप उस लेवल पे सोचना शुरू कर रहे हो। ठीक है, तो एरर हमारी ये थी कि ये था हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन इस पार्ट में, और यहाँ पर इसने देखो क्या लगा रखा है, एस। तो एरर ये थी कि इंफॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे शब्द पढ़ोगे कि फर्नीचर्स नहीं होता, हमेशा फर्नीचर होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है बेटा, माई ब्रदर परफॉर्म एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा, यस्टरडे शब्द आते ही मेरे माइंड में चल रहा है पास्ट टेंस, एंड पास्ट टेंस इज होल्ड का सेकंड फॉर्म हमारा क्या है? हेल्ड। बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा तो एक शब्द मुझे दिख रहा है गुड, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली यानी कि हमारी क्या है? एडवर्ब, है ना। और ये हमारा क्या है? गुड एडजेक्टिव। कितना हुआ? अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले बेटा कि गुड और वेल में क्या डिफरेंस है ना, तो सबसे पहले आप ये जानो कि गुड हमारा हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वेल हमेशा हमारी क्या होती है? एडवर्ब होती है ना। कई बार हमसे कोई व्यक्ति पूछ रहा होता है हाउ आर यू टुडे, है ना, उसका क्वेश्चन है एडवर्ब से कि हाउ आर यू टुडे, और हम ऐसे बोलते हैं आई एम गुड। गलत है बेटा, आपको बोलना चाहिए आई एम वेरी वेल, है ना, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो वेल इज एन एडवर्ब, और एडवर्ब हमेशा किसका जवाब देता है? सबसे पहले कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कितना और कितनी बार। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो भाई ने परफॉर्म किया, मेरे माइंड में देखो एक क्वेश्चन आ रहा है कैसे, और कैसे का जवाब तो हमेशा क्या देती? एडवर्ब देती। तो एरर हमारी ये है बेटा कि यहाँ पर गुड नहीं, हमें चाहिए यहाँ पे वेल। तो ऐसा पार्ट देखो हमारी चार चॉइस में कहाँ पर है, सो दिस इज योर एरर। तो गुड की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा वेल। जहां पर नीडेड है एडजेक्टिव वहां एडजेक्टिव लगाएंगे, जहां पर नीडेड है एडवर्ब वहां पे एडवर्ब लगाएंगे। मेरी बेसिक क्लासेस में बेटा हमारे लाइव क्लास चलती है 6 to 7 की टाइमिंग में, एवरीडे मैं लाइव आती हूँ, वहां पर टॉपिक पढ़ाती हूँ, और उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाई गई है कि एडवर्ब बेसिकली है ही क्या, क्या एक अनपढ़ आदमी अपनी जिंदगी में एडवर्ब का इस्तेमाल करता है कि नहीं करता। सो एवरीथिंग इज देयर, आप वहां पे विजिट करके इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। Every students in the hostel decided to travel to Delhi to witness the Republic Day parade. अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें बेटा, तीन शब्द नोट करेंगे यहाँ पे, एवरी, ईच और नो। जब हम इन शब्दों को यूज करते हैं बेटा, जैसे मैंने बोला एवरी स्टूडेंट, तो ये हमारे हैं क्या बेसिकली? सबसे पहले एवरी, ईच एंड नो, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो सकते हैं और एडजेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव, है ना। अगर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी बेटा? क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। मेरी क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, अगर मैं कहूं
मेरी क्लास का हर बच्चा इंटेलिजेंट है। अगर बच्चे क्लास में बैठे हैं 50, तो मुझे 50 टाइम्स ये बात बोलनी पड़ेगी कि ये भी इंटेलिजेंट है, ये भी इंटेलिजेंट है, ये भी इंटेलिजेंट है, ये भी इंटेलिजेंट। मैं नाउन को रिपीट नहीं करूंगी और मैं इसकी जगह पे एक प्रोनाउन यूज कर सकती हूँ। मैं कैसे बोलूंगी? एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, राइट? एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। एवरी शब्द जब स्टूडेंट के साथ आ रहा है बेटा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करता है। अब इसकी शर्त क्या है कि जब ये इंडिविजुअल के लिए यूज हो रहा है, तो आप इसके साथ प्लूरल नाउन यूज नहीं कर सकते हो। तो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स के लिए, कि जहां कहीं भी एवरी, ईच और नो, अगर इसके बाद कोई भी नाउन लिखा जाता है, कोई भी नाउन लिखा जाता है, तो ये नाउन हमेशा ही क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और इसके साथ अगर नाउन ही सिंगुलर है बेटा, तो कॉमन सेंस क्या है कि वर्ब भी यूज होगी हमेशा सिंगुलर। तो ये बात आपको यहाँ से सीखनी है। ठीक हुआ? तो अब अपने एरर पार्ट पे आओ। यहाँ पे लिखा है एवरी स्टूडेंट्स, तो आपको देखना ये था कि एवरी यहाँ पर है, तो ये पार्ट जो है हमारा गलत हुआ। और इसको ठीक कैसे करेंगे? इसका एस हटा देंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। By this time next year, I will had graduated from college and starting my first job in the field of marketing. By this time next year का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? अगर मैं टेंस के रेफरेंस में बात करूं, तो आज हमारा है 2026 एंड वी आर नाउ इन अप्रैल, है ना? नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर, दिस टाइम, इसका मीनिंग क्या होगा? नेक्स्ट ईयर हमारा क्या होगा बेटा? 2027। और अगर मैं इसके अप्रैल मंथ की बात करूं, तो मुझे बताओ ये टेंस कौन सा है? 2026 अगर प्रेजेंट टेंस है, तो 2027 कौन सा होगा? फ्यूचर टेंस होगा। सबसे पहले ये क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। हमारे हाथ में अब रिजल्ट नहीं है, लेकिन रिजल्ट होगा कब? फ्यूचर। अगर हमारे हाथ में अब रिजल्ट होता, तो उसको मैं लिखती बेटा हैव प्लस V3, है ना? हैज, हैव प्लस V3। अगर मेरे हाथ में फ्यूचर में रिजल्ट होगा, सो फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है बेटा जी? विल और शैल। तो अगर मैं इस पार्ट को पढ़ूं, तो ये अपना पढ़ा जाएगा फ्यूचर। इस दोनों को पढ़ूं तो ये पढ़ा जाएगा परफेक्ट, राइट? क्योंकि विल एक मॉडल है, तो मॉडल को हमारा क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है बच्चों, और हैव के आगे हम मेन वर्ब को किस में लेके जाएंगे? अपनी थर्ड फॉर्म में। अब अपने क्वेश्चन पे मूव करो। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस हिंट से हम कहा पहुंच गए? फ्यूचर में। अब यहाँ पर देखो, आई विल हैड, बेटा हैड हमारा कौन सा फॉर्म होता है? इधर देखो, हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म हमारा हैड, थर्ड फॉर्म हमारा हैड, राइट? सिंगुलर फॉर्म हमारा हैज होता है, और आईएनजी दैट इज हैविंग। तो ये हमारे 5 फॉर्म होते हैं, राइट? अगर मुझे हर मॉडल के आगे V1 चाहिए, तो मुझे यहाँ पर नीडेड था हैव, राइट? तो एरर जो थी वो हमारे इस पार्ट में थी। और फटाफट देखो ये कौन सा पार्ट है बेटा? ये डी पार्ट है, ठीक है? तो हर मॉडल के आगे आपको यहाँ पर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, एंड दैट वुड बी हैव। कितनी बात समझ में आई? और ये टेंस कौन सा है बेटा? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दिस टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट? आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन ध्यान दो, इसका मार्किंग देखो, एसएससी सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन है बेटा। विश्वास नहीं हो रहा इस क्वेश्चन को देख करके? तो यहाँ पर कॉमन देखो क्या है, आई के साथ इज एम आर में से हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? एम। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो देखिए, वो एरर है इस पार्ट में कि आई की जो कंसर्न्ड वर्ब होती है दैट इज एम, राइट? अब यहाँ पर देखिए, विद के बाद माय हस्बैंड, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है बेटा, है ना? ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो आई की अपनी जो वर्ब होगी वो हमारी क्या होगी? एम। आई होप ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस, है ना? ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया है बेटा। अगर हम दो चीजों की कंपैरिजन करते हैं, राइट? कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे यूज करते हैं बेटा? ए और बी, ए और बी का या तो आपस में कंपैरिजन करें,
है ना, कि ए चीज जो है वो बी से बढ़िया है। दो में से आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन आप दो में से एक का सिलेक्शन भी कर सकते हो। और अगर आप दो में से एक का सिलेक्शन करोगे तब भी हम यूज करते हैं अपनी कंपैरेटिव डिग्री। और खास बात ये रहेगी, इसमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, राइट। या तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, ही इज बेटर देन आई, ठीक है। एक तो मैं ये लिखूं, या फिर मैं ये लिख दूं, ही इज द बेटर ऑफ टू ब्रदर्स। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो बेटा, ये जो पार्ट है ऑफ का जहां पे इस्तेमाल हो रहा है, ये सिलेक्शन की बात कर रहा है। और सिलेक्शन के केस में आपको हमेशा क्या करना होता है, दो बातें यूज हुई है, दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले बेटा द आर्टिकल। अब आपके रटने से काम नहीं चलेगा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल आता है। आप देखिए कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द आता है, तो आपने इंग्लिश को रटे नहीं, आप जस्ट ये देखें सिलेक्शन के साथ द आर्टिकल आता है। सिलेक्शन दो में से एक का भी हो सकता है, सिलेक्शन 100 में से एक का भी हो सकता है, राइट। सिलेक्शन होना चाहिए, और सिलेक्शन की पहचान हमारी होती है बेटा ऑफ, ठीक है, ऑफ का यूज है ये। अगर इस सेंटेंस को देखें तो जो हमारा ये पार्ट था बेटा, ये जो हमारा पार्ट है ध्यान से देखें, बेटर देन, है ना, तो देन हमारा कंपैरिजन के लिए आता है। ये देखो, ये हमारी क्या कहलाएगी, कंपैरिजन। और कंपैरिजन जब आप करते हो, याद ये रखना कि हमेशा कभी भी यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, ये बात हमारी याद हुई। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर तो देन लगा रहा है। सबसे पहले ये देखो कि हाउ मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व। सबसे पहले टी एट दिस कैफे, एक चीज ये हुई, और द कोस्टा कैफे, मतलब कि टी को कंपेयर किया गया है दो कैफे से, है ना, दो कैफे की जो टी है उनको आपस में कंपेयर किया गया है। तो एरर हमारे इस पार्ट में है, बेस्ट की जगह पे बेटा आपको लिखना पड़ेगा बेटर, ठीक है। तो ये देखो कौन सा पार्ट है हमारा, ये पार्ट है, तो बेस्ट की जगह पे आप लिख देंगे यहाँ पे बेटर। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। After the concert was over, they go to a restaurant, had dinner together and talked until midnight, है ना। तो अगर मैं सिर्फ टेंस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखूं बेटा, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर, वॉज यानी कि पास्ट, आगे देखो क्या लिख रहा है, वो, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा, पास्ट टेंस का कभी भी प्रेजेंट के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, ये हमेशा याद रखना, चाहे आप कंडीशनल की भी बात करते हो, है ना। प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन फ्यूचर के साथ जाएगा, पास्ट का पास्ट के साथ जाएगा, या पास्ट का पास्ट परफेक्ट के साथ जाएगा, जब आप दो एक्शन की बात करोगे कि पहले नंबर पे कौन सी हुई, दूसरे नंबर पे कौन सी हुई। लेकिन यहाँ पर साफ साफ देखिए बेटा, हम पास्ट का एक रेफरेंस दे रहे हैं। आगे वाले पार्ट को पढ़ो, ये रहा हैड डिनर, हम गए वहां पर डिनर किया, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सारी जानकारी किसमें चल रही है, पास्ट में चल रही है, तो गो को भी तो किसमें होना चाहिए बेटा, वेंट में होना चाहिए, राइट, दैट इज योर सेकंड फॉर्म। तो एरर लाइज इन योर बी पार्ट। और ठीक कैसे करेंगे, गो को कट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बेटा वेंट, ठीक है जी। और इससे आप देखो पूरा जो सेंटेंस है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो किसमें चला गया, पास्ट टेंस में चला गया। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Renewable energy sources like solar and wind power will replace traditional fossil fuels, है ना। अगर हम बात करें आज के सिनेरियो में, हम क्या कहना चाहते हैं कि जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि सोलर है, विंड है, ठीक है, ये विल रिप्लेस्ड। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक मॉडल, और यहाँ पर हमें दिख रही है बेटा थर्ड फॉर्म, है ना। अगर हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव टू पैसिव जाते हैं बेटा, तो वहां पर हम बात कर रहे होते हैं हमेशा कि यहाँ पर हमारा जो भी मॉडल लगा है ये विल, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है, हमेशा ये यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है वो क्या कर रही होंगी, रिप्लेस कर रही होंगी किसको, ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स को, है ना। तो यहाँ पर हमें एरर ये निकालनी थी कि विल के बाद अगर मैं लगा दूं बी, विल के बाद अगर मैं लगा दूं बी, तो ये हमारा
फ्यूचर टेंस हो जाएगा और पैसिव कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक्शन को प्रभावशाली बनाना है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब हम डूअर को इंपॉर्टेंस देते हैं। पैसिव वॉइस कब होता है, जब हमें एक्शन को इंपॉर्टेंस देनी है। तो इस सेंटेंस में एक्शन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इसके डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही कि इस एक्शन को करेगा कौन, ठीक है। मेरी वॉइस की क्लास है बेटा, जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल से सारी बातें सिखाई गई हैं कि कब हमारी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही क्यों लगता है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट क्यों बनता है, वो सारी बातें वहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस पार्ट को देखो, जब हम एडजेक्टिव का पार्ट पढ़ते हैं बेटा, तो हमारे पास कंपैरिजन करने के दो तरीके हैं। या तो बेटा मैं यूज करूं सो एज, या मैं यूज कर लूं एज, या मैं यूज कर लूं बेटा बेटर देन, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री कह सकते हो ना। तो या तो मैं कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर लूं कंपैरिजन करने के लिए, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, कंपैरिजन करने के लिए मैं सो एज और एज यूज कर लूं। सो एज भी हमारा यूज होता है बेटा नेगेटिव सेंटेंस में। एज की खास बात ये है कि आप पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जब जब आप सो एज या एज का यूज करेंगे तो यहाँ पर डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। रीजन बताओ बेटा क्यों। अगर मैं सो एज कंपेरेटिव वर्ड्स यूज करती हूँ और उसके बाद में कंपेरेटिव डिग्री भी यूज कर दूं, तो ये सेंटेंस हमारा सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा, यानी कि मोर देन रिक्वायर्ड चीजें मैं इस सेंटेंस में डाल रही हूँ। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब जब डिग्री सो एज या एज से बनेगी तो डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। पॉजिटिव डिग्री कैसे बनेगी बेटा, ये देखो एरर हमारी, बेटर ना आकर के हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, गुड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है सो एज, ठीक है। अब अपने सेंटेंस के पार्ट पे जाओ, ये रहा हमारा सो एज, और हमें एरर क्या निकालनी है कि यहाँ पे यूज हो जाए अपना गुड। तो ये थी आपकी एरर जो आपको देखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस एंड लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्विजिन। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखो कि हमारी जो फैमिली है वो प्लान कर रही है, अगर वो प्लान कर रही है तो यहाँ पर जो रेफरेंस है वो हमारा क्या है, शुड का, है ना। शुड का काम क्या होता है, जनरल सजेशन देना, जनरल सजेशन देना, है ना। और अगर कोई व्यक्ति प्लान करके किसी काम को करेगा तो वहां पे जनरल सजेशन तो नहीं होगा। अगर आप प्लान करके कहीं घूमने जा रहे हो तो वहां पर ये तो नहीं कहोगे ना कि हमें वहां पे जाना चाहिए, अरे जब जा ही उस काम के लिए रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ पर जो एरर बनेगी वो ये बन जाएगी कि यहाँ पर शुड नहीं, यहाँ पर हम यूज करेंगे वुड, है ना। पास्ट रेफरेंस जरूर देंगे लेकिन वुड के साथ, ये देखो। तो शुड का मतलब यहाँ पर जनरल सजेशन हो जाएगा, इसलिए हमारी जो एरर है वो हमारे ए पार्ट में है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर जूलियट गोट मैरिड एज हर वॉज 23। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आ गया है बेटा। यहाँ पर हर हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है और ये क्या है, एक पॉजेसिव केस है, राइट। अगर यहाँ पर वॉज वर्ब है बेटा, वॉज, कोई भी सेंटेंस आप बनाते हो तो आपको ये चीज चाहिए होती है। अगर आपकी वर्ब दे रखी है तो यहाँ पर हमें कौन से केस की जरूरत है, हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव केस की जरूरत है या फिर हमें ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है, जल्दी बताएं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो वर्ब से जो पहले प्लेस यहाँ पर है ये सब्जेक्ट का होता है, और सब्जेक्ट अगर मैं इसको बनाऊं तो यहाँ पर हर नहीं बेटा शी होना चाहिए, ठीक है। शी वॉज 23, राइट। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत बेसिक तरीके से मैंने पढ़ाया है बेटा। थप्पड़ मारने वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है क्योंकि वो एक्शन का डूअर है, और थप्पड़ खाने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि दर्द उसको हो रहा है, एक्शन जाके उसको क्या कर रही है, रिजल्ट दे रही है। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं अपना ऑब्जेक्ट। तो अब हमारी यहाँ पर जो है कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें ये एरर थी, तो यहाँ पर आप चले जाओ, बी पार्ट में एरर है, हर ना आकर के यहाँ पे क्या जाना था, शी। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया बेटा। कंजंक्शन के चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि जो फ्रॉम है ये टू का जोड़ा बनाता है ना। ऐसे ही बिटवीन दो के लिए यूज होता है,
तो एंड का जोड़ा बनाता है, ऐसे ही बोथ एंड का जोड़ा बनाता है ना। तो इन चीजों को अगर हम देखें तो हम ये कहना चाहते हैं फ्रॉम और टू कब लगाते हैं बेटा, जब आप बिगिनिंग बता रहे हो किसी चीज की, कि कोई भी चीज शुरू कब हुई और कब तक चली, है ना, दैट इज योर टू। तो यहाँ पर देखो फ्रॉम स्टार्ट तो हो गई बेटा 10 AM, लेकिन चली कब तक, स्टिल हटा करके हमें क्या करना पड़ेगा, टू 10 PM, है ना। हमने इसकी बिगिनिंग और एंडिंग दे दी है और इसलिए हम यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे फ्रॉम के साथ टू का। तो ये आपका एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डेकेड। अगर यहाँ पर हम इस सेंटेंस को देखें बेटा तो ये हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। जब जब हमारे 5 शब्द सेंटेंस के बीच में होते हैं, हु, whom, whose, which और that, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। आप इनकी पहचान कैसे बनाओगे, रिलेटिव का काम होता है हर बात के बीच में आना, राइट। तो बीच में जब ये शब्द आएंगे तो ये हमारे कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसको बोलो बेटा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इससे पहले जो ये हमारा है इसको कहते हैं इंग्लिश में एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले आने वाला, पहले आने वाला, है ना, पहले आने वाला। अब जो होगा इसके हिसाब से सारी चीजें चलेंगी बेटा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर ही के हिसाब से ये वर्ब होती तो ये वर्क्स ना होती, तो एरर तो हमारे इसी पार्ट में है। अब हम ये देखेंगे कि टेंस कौन सा है। अगला कह रहा है कि फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डेकेड, उसने काम किया है कंपनी के लिए, ठीक है। डेकेड कितना होता है, 10 साल, मतलब 10 साल से ज्यादा टाइम तक काम किया है। तो एरर जो है बेटा वो हमारे इस पार्ट में है ना। तो देखो कहां पर है, ये रहा वर्क पार्ट। और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, हम एक रिजल्ट के साथ बोलते हैं। तो ही हमारा सब्जेक्ट है बेटा, और ही सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैज वर्कड। क्या लिखेंगे बेटा, हैज वर्कड, कि ये वो व्यक्ति है जिसने इस कंपनी के लिए काम किया है मोर देन अ डेकेड, सो दैट इज हैज वर्कड। और हमारे हाथ में क्या है, रिजल्ट है, और रिजल्ट बताने के लिए हम यूज करते हैं हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंडोज वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, राइट। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं बेटा, तो अगर हम बात करें कि कोई भी काम कैसे हुआ, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं उसकी वर्ब, और फिर हम उसका लिखते हैं एडवर्ब, है ना। और एडवर्ब भी कौन सी बेटा, जिसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है, कोई भी काम कैसे हुआ, कोई भी काम कैसे हुआ, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ ही स्पीक्स, वह बोलती है, कैसे बोलती है, स्लोली, मैं इसी को कह सकती थी ही स्पीक्स फ्लुएंटली। अब ये है आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। अगर मैं बोलूं वह बोलता है कैसे, स्लोली, वह बोलता है कैसे, फ्लुएंटली, है ना। तो जब हम इसको लिखते हैं तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर हमारा आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एक आगे कॉन्सेप्ट और भी है, अगर 3 एडवर्ब इकट्ठी आ जाएंगी तो एमपीटी फॉर्मूला लगाते हैं। क्या मतलब, पहले मैनर लिखेंगे, फिर उसका लिखेंगे किसी भी एक्शन का होने का प्लेस, और टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस पॉइंट को लेकर के आ जाता है कि वो पहले टाइम दे देता है फिर प्लेस देता है, तो आपको याद करना है एमपीटी फॉर्मूला, है ना। पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। अगर इस सेंटेंस को देखें तो विंडोज ने बैंग किया कैसे, कैसे, तो हमें घुमाना यहाँ पर ये पार्ट करेगा कि द विंडोज बैंग्ड, है ना, धड़ाम से लगी। और अब यहाँ पर हमें चाहिए थी एडवर्ब। वॉयलेंट अगर मैं देखूं बेटा तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसको एडवर्ब बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ly जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एरर ये हो जाएगी, इस पार्ट में एरर है आपकी, और हमें लिखना पड़ेगा बैंग्ड वायलेंटली, और ये हो गई आपकी एरर। बात समझ में आई बेटा। तो डी पार्ट में आपकी एरर थी। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीदर माई ब्रदर नोर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड। जब जब हम नीदर और नोर से जोड़ा बनाएंगे, राइट, तो सबसे पहले देखो नीदर के बाद माई ब्रदर, नोर माई ब्रदर्स इन लॉ। जब जब हमारा कोई भी सेंटेंस कंजंक्शन का पार्ट है बेटा, नीदर नोर के साथ जोड़ा बनाएगा,
ऐसे ही आप पढ़ते हो ईदर और के साथ जोड़ा बनाएगा, राइट। अब जब हम इनको लिखेंगे तो नीदर के बाद हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर, और नोर के बाद हम क्या लिखेंगे, सेकंड सब्जेक्ट। अब जो इसकी वर्ब होंगी या फिर उसका पॉजेसिव केस होगा, पॉजेसिव केस होगा, वो हमेशा सेकंड नाउन के हिसाब से चलेगा। अगर हमारा सेकंड नाउन है सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, पॉजेसिव केस भी सिंगुलर। अगर हमारा सेकंड नाउन है प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, पॉजेसिव केस भी प्लूरल। अब अपने क्वेश्चन पे चलो, नीदर माई ब्रदर नोर माई ब्रदर्स इन लॉ, तो ये नाउन हमारा कैसा है बेटा, प्लूरल, राइट। अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ, ये हिज शब्द किसके लिए आएगा, हिज अगर मैं देखूं तो ये पॉजेसिव केस है लेकिन ही का है, हमें चाहिए ब्रदर्स प्लूरल, तो यहाँ पर हिज नहीं, हिज का जो पॉजेसिव केस प्लूरल फॉर्म में बनेगा वो बनेगा देयर। क्या बनेगा बेटा, देयर, ठीक है। तो एरर जो है वो हमारे कौन से पार्ट में लाई करेगी, यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, मोर हमारा संख्या के लिए आता है, एक करेक्शन और कर देते हैं, मच जो यूज होता है वो हमारा किसके लिए आता है, क्वांटिटी के लिए आता है, हेल्थ हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पर हम पूरे में क्या चेंज करेंगे, एज देयर, एज देयर हेल्थ। और क्योंकि ये बात कौन सी है, पास्ट की, वॉज नॉट मच गुड, ठीक है, ये भी कह सकते हो। यहाँ पर वॉज के बजाय इज का भी रेफरेंस दे सकते थे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान ये रखना है क्योंकि अब ये बात हो चुकी है, उसके बाद बताते हो कि तबीयत अब भी खराब है ना, तो यहाँ पर इज भी आ सकता है, लेकिन गुड से पहले आपको यहाँ पे मच लगाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, देयर करना है। तो एरर जो है बेटा वो आपके डी पार्ट में है। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। अभी जस्ट पीछे हमने क्वेश्चन किया था बेटा, एज आ जाए या सो एज आ जाए, है ना। तो हम यहाँ पर देखो, सबसे पहले राहुल थिंक्स ही इज, तो यहाँ पर सेंटेंस का टाइप कैसा है बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, लेकिन हम इसके साथ जो डिग्री यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट डिग्री हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो एरर है वो ये है कि स्मार्टर हमारी क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, तो आप एरर इस पार्ट में करेंगे, ठीक, क्या कर देंगे बेटा, एज स्मार्ट एज, तो आपको यहाँ पे करना होगा स्मार्ट। इतनी बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो इंटीरियर जो पार्ट है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का पार्ट, इसका ऑपोजिट क्या होता है, एक्सटीरियर। जैसे आजकल हम घरों में डिजाइन बनवाते हैं, इंटीरियर करवाते हैं, एक्सटीरियर करवाते हैं, बाहर का डिजाइन बनवाते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंट्री की प्रॉब्लम्स की, राइट। तो कंट्री की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो इंटीरियर या एक्सटीरियर नहीं हो सकती। यहाँ पर आपको एक एप्रोप्रिएट शब्द लगाना था और वो एप्रोप्रिएट शब्द था बेटा इंटरनल। आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरनल प्रॉब्लम, है ना। हमारे जो देश है, हमारा जो देश है, इसको कुछ एक्सटर्नल थ्रेट मिलती है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है हमारी, है ना। इंटरनल में हमारी कौन सी आ जाती है कि भाई जैसे टेररिज्म है ना, नक्सलवाद है जैसे, है ना, तो ये हमारे जो है साइबर थ्रेट है आजकल, है ना। तो ये जो चीजें होती हैं हमारी, तो यहाँ पर हम एरर ये करेंगे कि इंटीरियर नहीं, यहाँ पर क्या चाहिए, इंटरनल। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन, है ना। अगर मैं इस सेंटेंस को देखो बेटा तो यहाँ पर जो है कि उन्होंने डिसाइड किया कैसे, सीक्रेटली क्या करने का, टू लीव द टाउन। तो एरर जो है वो हमारे इस पार्ट में है बेटा, यहाँ पर आपको ly जोड़ करके इसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एडवर्ब, है ना। और यही आपकी एरर है, ए पार्ट में आप यहाँ पर एरर कर देंगे। ही रैन क्विक टू कैच द बस, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ही रैन, क्वेश्चन करो बेटा, ही रैन, वह दौड़ा, वह दौड़ा। अब मन में देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, कैसे दौड़ा, और कैसे का जो जवाब है वो कौन देगा, एडवर्ब देगा। तो क्विक तो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्विकली। सो ही रैन क्विकली, देखो कहां पर है ये पार्ट, ये रहा, ठीक है। तो आपको ये कर देना था कि ही रैन क्विकली टू कैच द बस। और अगर कोई पूछ ले कि ये क्विकली कौन सी एडवर्ब है, तो आप कह देना भाई एडवर्ब ऑफ मैनर। और क्यों है एडवर्ब ऑफ मैनर,
क्योंकि ये जवाब दे रही है बेटा हाउ का। ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसेज श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेज सुमाज, है ना, कुछ ऐसे बोला गया है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं बेटा, तो जैसे ही एक शब्द मुझे दिखाई दिया सुपीरियर, सुपीरियर जो है वो कभी भी देन के साथ जोड़ा नहीं बनाता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी मेरे साथ 8 से 9 वर्ड याद करने हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि वो देन के साथ कभी भी कंपैरेटिव फॉर्म में यूज नहीं होते। और ये कौन कौन से बेटा, देखो सबसे पहला एक शब्द है अपना जो यहाँ पे लिखा हुआ है सुपीरियर, है ना, इसी का ऑपोजिट कर दो इंफीरियर, अभी के अभी मेरे साथ याद करेंगे इंफीरियर। इसी का आप क्या करो, एक शब्द बना दो सीनियर, इसी का ऑपोजिट क्या हो जाता है जूनियर। एक शब्द हमारा होता है एंटीरियर, किसी भी ऑब्जेक्ट का सामने का हिस्सा। पोस्टीरियर, पीछे का हिस्सा, पोस्टीरियर, आप ये बनाएंगे। उसके बाद आप कुछ शब्द लिखो बेटा, प्रायर, इसी के साथ एक शब्द और आता है अपना प्रेफर, प्रेफर। एक शब्द हमारा होता है प्रेफरेबल, प्रेफरेबल, ठीक है, ये यूज कर सकते हो। ठीक है, और अब एक बार इन वर्ड्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये वो शब्द हैं बेटा, जब हम इनको कंपेरेटिव फॉर्म में यूज करते हैं तो ये देन के साथ पेयरिंग नहीं करते हैं, बल्कि ये पेयरिंग करते हैं टू के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एडजेक्टिव के चैप्टर में बहुत डिटेल से ये बात बताऊंगी कि क्यों यूज करते हैं टू के साथ, है ना। टू को हम एक डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं। जैसे मुझे दो व्यक्ति सामने खड़े और अगर मुझे कहना हो कि ये उससे सीनियर है, तो कंपैरिजन करने का जो कंपैरेटिव पार्ट है वो हम एक एज ए डेस्टिनेशन लेते हैं, और डेस्टिनेशन के साथ हम क्या लगाते हैं टू। जैसे कि आप हिसार से निकले हो, किसी अदर सिटी में जा रहे हो, तो दैट इज योर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। The employees were comfortable with me and they talked about their problems since I has worked there as a manager। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी एरर आपको एक सेकंड में नजर आ गई। यहाँ पर I है और I के साथ उसने देखो क्या लिखा है has। I के साथ फर्स्ट पर्सन होने की वजह से हम यूज करते हैं have वर्ब का। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, has लगाते हैं, दैट इज योर he she it। और नाउन के केस में एनी नेम। तो अब अपने उस पार्ट को ढूंढो जहां पर हैज लिखा हुआ है। और अगर आप देखोगे बेटा एसएससी सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ये सोचने का मुद्दा हो सकता है। मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा, तो डियर एक शब्द है। अभी तक हमने ये पढ़ा हुआ है कैसे कि डियर का मतलब क्या होता है, प्रिय, है ना। डियर फ्रेंड, आप फॉर्मल लेटर्स में ना लिख करके इसको, जो फ्रेंडली लेटर होते हैं, फैमिली लेटर होते हैं, उनमें आप लिखते आए हो। ठीक है, माय डियर फ्रेंड, लाइक दैट। डियर का दूसरा मीनिंग क्या होता है, महंगा, एक्सपेंसिव। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। महंगा अगर जब हम बात करेंगे, तो अगर इस चीज को हम देख लें तो मिस्टर अरुण विल पे हाउ, और हाउ का जवाब हमेशा कौन देगा, एडवर्ब देगा। और एडवर्ब के सेंस में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए बेटा डियर। ठीक है, और इसको याद करने की एक टेक्निक बता देती हूँ। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि मेरा डियर, मेरा प्रिय बहुत महंगा है। ठीक है, मेरा प्रिय बहुत महंगा है, तो आपको ये दोनों शब्द यहाँ पर याद हो जाएंगे। ठीक है, मेरा प्रिय, मेरा जो डियर है वो बहुत महंगा है। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से इसको देख लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। My brother received his MBA degree into the university last year। बेटा into का मतलब क्या होता है, जब आप बाहर खड़े हो यहाँ पर और आप किसी प्लेस पे जा रहे हो, दैट इज योर into, है ना। अगर हम कहीं से कोई डिग्री लेते हैं, सो दैट इज नॉट into। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम, है ना। जैसे आप बोलते हो कि फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी आई पास्ड माई दिस क्लास, तो दिस इज द एरर ओनली। आपको यहाँ पर एरर करनी थी कि हिज MBA डिग्री इनटू, और इनटू वाले पार्ट पे आपको लगा देना है फ्रॉम। क्लियर हुआ, यहाँ तक की बात समझ में आई। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी डिस्कस करे। इस सीरीज में मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन लाती रहूंगी। ठीक है, आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे से देखनी है ताकि आप ये देख पाओ कि एरर कौन से पार्ट में है, और इसी के साथ एक लर्निंग लेके चलें कि अगर इस तरीके से एरर पूछी गई है तो नेक्स्ट टाइम ये क्या हो सकती है।
बेटा अगर आप किसी बुक में पढ़ोगे सीधे आपको आंसर्स मिल जाएंगे, नो डाउट मिल जाएंगे, लेकिन आप उस क्वेश्चन के साथ क्या क्या अदर चीजें सीख रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्लासेस को बड़े अच्छे से देखेंगे। एंड this is all about my this class. I will be back with my new class. Till the time, you take care. Thanks for watching.